जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। परमजा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, वर्ण प्रकरण पर बात कर रहे थे और वर्ण प्रकरण को लगभग हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था, पढ़ लिया था और ये समाप्ति की ओर भी है। तो हमसे जो अब तक कुछ छूटा हुआ है, हमारे अध्ययन के दायरे में नहीं आया है, उसको हम आज पूरा करके लगभग इस प्रकरण को समाप्त कर देंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इसको संक्षिप्त रूप में समेटने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमने वर्ण देखे, वर्णों की परिभाषा देखी। उसके बाद वर्णों का हमने विभाजन किया। बताइए कौन कौन से थे? स्वर थे, व्यंजन थे, अयोगवा थे। स्वर, स्वरों की परिभाषा देखी, व्यंजन, व्यंजनों की परिभाषा देखी, फिर अयोगा, अयोगवा की परिभाषा देखी। ठीक, स्वर हमारे पास कितने थे? 11, व्यंजन 33 और अयोगवा ध्वनियाँ कितनी थी? 2। इस प्रकार से हमने देखा। फिर उसके बाद हमने किया स्वरों का वर्गीकरण या स्वरों का विभाजन, जो आप सब जानते हो, पिछली कक्षाओं में देखोगे बहुत अच्छे से हमने उसको विभाजन कर रखा है। फिर हमने देखे व्यंजन। क्या देखे? व्यंजन, व्यंजनों की परिभाषा और फिर उनका वर्गीकरण। ठीक, व्यंजनों का जो अंतिम वर्गीकरण था वो था प्राणवायु या प्राणत्व या श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इसके बाद हमसे जो बचता है वो है हमारे संयुक्त व्यंजन। कौन से हो जाएंगे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अब हम इनको संयुक्त के करें। संयुक्त का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। दो से मिलकर बने होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त। क्या कहा जाता है? संयुक्त। अब पहले इनको लिखते हैं, फिर समझते हैं, फिर हम संयुक्त की परिभाषा लिखेंगे। देखिएगा कौन कौन से होते हैं। एक है हमारा श, एक है त्र, एक है ज और एक है श्रेय। क्या है? श्रेय। ठीक, श, क्ष, त्र, ज, श्रेय। अब देखते हैं ये किस किस से मिलकर बने होते हैं। देखिएगा इसका जो निर्माण किससे हुआ? क प्लस श से। किससे हुआ? क प्लस श से। पीछे क्या है? आ। क्या है? आ। ठीक, इसके बाद त्र किससे बना है? त प्लस र प्लस आ। किससे बना है? त प्लस र प्लस आ से। कौन बना है? त्र। श किससे बना है? ये बहुत सी बार ये भी पूछा गया है और अधिकतर बार ये पूछा जाता है। बताइए ज किससे बना है? ज प्लस य प्लस अ से। किससे बना है? ज प्लस य प्लस अ। इसका जो निर्माण हुआ है इससे हुआ है। इसका उच्चारण भी क्या होता है दोस्तों? ज। क्या होता है? ज, न कि ग। ये किससे बना है? ये बना है श प्लस र प्लस आ। किससे बना है दोस्तों? श प्लस र प्लस अ से। देखिएगा ये जो चारों ही वर्ण है, इन वर्णों के निर्माण में दो भिन्न भिन्न वर्ण आए हैं। आए कि नहीं आए दोस्तों? दो भिन्न भिन्न वर्ण आए हैं और दो भिन्न वर्णों ने मिलकर इनका निर्माण किया। इस कारण हमने इनको कहा संयुक्त व्यंजन। क्या कहा? संयुक्त व्यंजन। अब यहाँ से इनकी परिभाषा बहुत कम बार पूछी जाती है, लेकिन पूछा जाता है कि इस व्यंजन का या ज किससे बना है, तो च किससे बना है, तो च का और श से मिलके बना है। ज किससे बना है? देखिएगा इसका उच्चारण होने में तो ज होता है। क्या होता है? ज होता है। अब क्यों होता है? देखिएगा इसका जो निर्माण हुआ है किससे हुआ है? ज प्लस य से। तो बताइए उच्चारण क्या हो जाएगा? ज। क्या हो जाएगा? ज, न कि ग। हम विज्ञान पढ़ते हैं लेकिन वो विज्ञान नहीं होता है, विज्ञान होता है। क्या होता है? विज्ञान होता है। होने में यही चाहिए, क्योंकि इसका निर्माण किससे हो रहा है? ज और य से। ज और य से जो वर्ण बना है उसका उच्चारण भी क्या होगा? ज। क्या होता है? ज। लेकिन हम क्या करते हैं? गे। विज्ञान। विज्ञान नहीं होता है, विज्ञान होता है। क्या होता है? विज्ञान होता है। ठीक, तो ये चारों ही जो वर्ण हैं किस किस से मिलकर बने हैं, इसको हमने साफ सुथरे तौर पर लिखा है। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए इसका निर्माण किससे हुआ है तो आप आराम से बता सकते हो। ठीक, तो अब हम लिखते हैं इसकी परिभाषा। क्या लिखेंगे? वह वर्ण
वह वर्ण जिनका निर्माण दो भिन्न भिन्न व्यंजनों से मिलकर हुआ हो, क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अब देखिएगा, मैंने आपसे जब व्यंजनों की बात करी थी तब एक प्रश्न पूछा था दोस्तों कि व्यंजनों में सबसे पहला व्यंजन कौन सा है? का। कौन सा है? का। और अंतिम व्यंजन कौन सा है? हा। कौन सा है? हा। एक बार फिर से देखिएगा, पहला व्यंजन कौन सा है? का। और अंतिम व्यंजन कौन सा है? हा। यही बात हुई थी हमारी। अब हम इनको अंतिम क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि इनका निर्माण किससे हुआ? का और ह के बीच में जितने भी व्यंजन हैं उन सभी से। बताइए, श ह से पहले आता है। बताइए, त और र ह से पहले आते हैं। ज और ये ह से पहले आते हैं। श और र ह से पहले आते हैं। ये अंतिम व्यंजन नहीं है, अंतिम व्यंजन है और प्रारंभिक व्यंजन कौन सा है? का। ये अंतिम में पढ़े जाते हैं, लेकिन इनका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? जो वर्गीय व्यंजन है, जो ऊष्म व्यंजन है, उन्हीं से मिलकर इन व्यंजनों का निर्माण हुआ है। इसलिए हम इनको अंतिम व्यंजन नहीं कहते हैं। हाँ, पढ़ते अंत में ही है, लेकिन ये अंतिम व्यंजन नहीं है। अंतिम व्यंजन हो जाएगा हमारा हाँ। कौन सा हो जाएगा? हाँ। और प्रारंभिक कौन सा हो जाएगा? का। ठीक, हमने अंतिम क्यों नहीं कहा है ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि इनका निर्माण वर्गीय व्यंजनों से, या कहें कि क से क्या का बाद वाले और ह से पहले वाले व्यंजनों से मिलकर इनका निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, दो व्यंजनों से मिलकर इनका निर्माण हुआ है। तो हमने परिभाषा भी लिख ली है, वह वर्ण जिनका उच्चारण जिनका निर्माण दो भिन्न भिन्न व्यंजनों से मिलकर हुआ हो उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। यदि पूछ लिया जाए श किससे बना है? क और श से। त्र किससे बना है? त और र से। ज किससे बना है? ज और ये से। श्र किससे बना है? श और र से। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। और क्या बचता है हमारा? और बचता है दोस्तों आगत ध्वनियाँ। एक हमने पढ़ा था आगत, क्या पढ़ा था? ओ। क्या पढ़ा था? ओ। क्या पढ़ा था? ओ। बताओ ये कौन सी ध्वनि थी? ये आगत ध्वनि थी। कौन सी थी? आगत ध्वनि। कौन सी थी? आगत ध्वनि। चलिए, क्या होता है आगत, देखते हैं इसको। बताइए, ये हमने पढ़ा था दोस्तों, बीच में लिखा भी था कहीं पर। बताइए, ये पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। बताओ किस प्रकार की ध्वनि है? ये आगत ध्वनि है। क्या हमारी वर्णमाला में इसका जिक्र था? पहले नहीं था, लेकिन वर्तमान में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। बहुत जगहों पर इसका प्रयोग होता है, जैसे डॉक्टर हो गया, ऑफिस हो गया। ये कहाँ से है दोस्तों? ये एक विदेशी ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? विदेशी ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? विदेशी ध्वनि है। तो क्या लिखेंगे हम इसको? आगत ध्वनि है। क्या लिखेंगे? आगत ध्वनियाँ वह वर्ण जो विदेशी भाषा से, वह वर्ण जो विदेशी भाषा से लिया गया हो और जिसका लिया गया हो क्या कहलाएगा? आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ कहलाती है। क्या लिखेंगे? आगत ध्वनियाँ कहलाई या कहलाती है। चलिए, कहलाई कर लो। आगत ध्वनियाँ कहलाई नहीं यार, इसको छोड़िएगा। आगत ध्वनियाँ कहलाई। और कौन सा जाएगा दोस्तों हमारा जवाब? ओ। कौन सा हो जाएगा? ओ। देखिएगा,
ये एक विदेशी ध्वनि है और ये हमारी हिंदी वर्णमाला में पहले इसका प्रयोग देखने को नहीं मिलता था, पर वर्तमान में इसका प्रयोग बहुत से शब्दों में, बहुत से जगहों पे देखने को मिलता है। जैसे आपका हो गया डॉक्टर, हो गया ऑफिस, हो गया, और इससे मिलते जुलते बहुत सारे शब्द दोस्तों, तो वहाँ पर भी इस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। यदि पूछ लिया जाए कि निम्न में से आगत ध्वनि कौन सी है, हमारा जवाब क्या हो जाएगा? आओ। कौन सा हो जाएगा? आओ। ठीक। इसके बाद और क्या बचता है? एक बचता है हमारे पास, क्या बचता है? व्रतस्य वर्ण। व्रतस्य वर्ण। बताइए व्रतस्य का मतलब ही क्या होता है? व्रतस्य का मतलब होता है मसूड़ा। क्या होता है? मसूड़ा। कौन सा मसूड़ा? वही मसूड़ा, हमारे दांत वाला, दंत के ऊपर जो भाग है। व्रतस्य का मतलब ही क्या होता है? मसूड़ा। क्या होता है? मसूड़ा। अब आप देखिए इसमें कितने वर्ण हैं? ये भी आधा, ये भी आधा, और इसके ऊपर र लगा हुआ है। बताइए इसका उच्चारण कहाँ किया जाएगा? इसका उच्चारण कहाँ किया जाएगा? इससे ठीक पहले, या इसके आगे, या इसके आगे? तो जिस वर्ण पर र लगा होता है उसके ठीक आगे इसका उच्चारण होता है। लेकिन अगर इस र के आगे कोई आधा वर्ण हो और उस आधे से भी आगे आधा वर्ण हो, तो ये र सबसे आगे बोला जाएगा। कहाँ बोला जाएगा? सबसे आगे। देखिएगा व्रतस्य। क्या हो जाएगा? व्रतस्य। ठीक। तो क्या उच्चारण कर देंगे हम इसका? व्रतस्य। क्या लिखेंगे हम? देखिएगा व्रतस्य वर्ण कौन कौन से होते हैं ये और बता देता हूँ मैं। देखिएगा न, ल, र, स और ज। इनको कौन से वर्ण कहा जाएगा? व्रतस्य वर्ण कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? कुछ समझने की कोशिश करते हैं। बताइए व्रतस्य का मतलब ही क्या होता है? मसूड़े। क्या होते हैं? मसूड़े। अब मसूड़ा कौन सा होता है? हमारे जो दंत होते हैं इनके ठीक ऊपर वाला जो भाग होता है, इसको क्या कहा जाता है? मसूड़े कहा जाते हैं। क्या कहा जाते हैं? मसूड़े। इधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं, इधर भी होते हैं। अब देखिएगा जब हम न का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा आगे वाले दांतों से ठीक ऊपर वाला जो भाग है उसको स्पर्श करता है। बोलिएगा न, न, ल, र, स और अंतिम है ज। ठीक। तो जब हम इन पांचों ही वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा का जो आगे का भाग है, जिह्वा की जो नोक है, वो किसको स्पर्श करती है? मसूड़े को स्पर्श करती है। और इसी मसूड़े को क्या कहा जाता है? व्रतस्य कहा जाता है। इसलिए हमने इन वर्णों को कहा व्रतस्य वर्ण। क्या कहा? व्रतस्य वर्ण। आइएगा लिखते हैं, क्या समझा हमने? व वर्ण क्या लिखा, क्या समझा हमने? व वर्ण, व वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में हमारी जिह्वा का, हमारी जिह्वा का अग्रभाग या जिह्वा की नोक मसूड़े को, मसूड़े को, मसूड़े को क्या करती हो? स्पर्श करती हो, उन वर्णों को क्या कहा जाता है? उन वर्णों को कहा जाता है व्रतस्य वर्ण। क्या कहा जाता है? व्रतस्य वर्ण। यदि पूछ लिया जाए तो कौन कौन से हो जाएंगे? न, ल, र, स, ज। ठीक। हमारी जिह्वा के ठीक, माफ़ करिएगा, हमारे जो आगे वाले दंत है इससे ठीक ऊपर वाला जो भाग होता है जहाँ से चमड़ी शुरू होती है उसे क्या कहा जाता है? व्रतस्य कहा जाता है। व्रतस्य का अर्थ क्या होता है? मसूड़े। क्या होता है? मसूड़े। जब हम इन पांचों ही वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा का जो अग्रभाग है, नोक भाग है, वो हमारे मसूड़े को स्पर्श करता है, तो ही इन वर्णों का उच्चारण होता है। इस कारण हमने इनको क्या कहा? व्रतस्य वर्ण। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद दोस्तों दो हमारे बचते हैं। अयोग वा का भी हमने जिक्र किया था। अयोग वा, वैसे इसको प्रारंभ में पढ़ लिया था। अयोग वाह का मतलब क्या होता है दोस्तों? आ का मतलब होता है
नहीं के अर्थ में योग का मतलब होता है जोड़ और वाह का मतलब होता है वहन करना। अर्थात ऐसी ध्वनियाँ जो किसी के भी जोड़ को वहन नहीं करती हो वो क्या कहलाती है? अयोगवा। अब ये कौन कौन सी हो जाएगी? तो अंग और अह। अंग और अह क्या परिभाषा लिखेंगे हम इसकी? व वर्ण जो स्वरों और व्यंजनों के योग को वहन नहीं करती हो, कौन सी ध्वनि कहलाएगी? अयोगवा। अयोगवा ध्वनियाँ कहलाती है। वो वर्ण या कहेंगे कि वह वर्ण जिनकी गणना न तो स्वरों में होती है और न व्यंजनों में, न तो स्वरों में होती है न व्यंजनों में होती है, वह वर्ण जो स्वरों और व्यंजनों का योग वहन नहीं करती है, अयोगवा ध्वनि कहलाती है। अथवा वह वर्ण जिनकी गणना न तो स्वरों में होती है और न व्यंजनों में होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवा ध्वनियाँ कहा जाता है। यदि पूछ लिया जाए तो कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? अंग और अह। कौन से हो जाएंगे? अंग और अह। ठीक है, देखिएगा अगर ध्वनियाँ देखी, व्रतस्य वर्ण देखे, अयोगवा वर्ण देखे, अयोगवा पूछ लिया जाए तो कौन से हो जाएंगे दोस्तों? अंग और अह। ठीक, ये थे हमारे हिंदी वर्णमाला से संबंधित संपूर्ण वर्ण। ठीक, अब हम इनको वापस समेटने की कोशिश करते हैं। देखिएगा हमारी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण पढ़े हमने? वर्णमाला में कुल कितने पढ़े बताइए। सबसे पहले क्या पढ़ा था? स्वर। क्या पढ़ा था? स्वर कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। बताओ उसके बाद क्या पढ़ा हमने? व्यंजन। क्या पढ़ा? व्यंजन। बताओ सामान्यतः व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। कितनी है? 33। उसके बाद क्या पढ़ा? संयुक्त व्यंजन। क्या पढ़ा? संयुक्त व्यंजन। ठीक, बताओ संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। उसके बाद क्या देखा? अयोगवा। क्या देखा? अयोगवा। बताइए अयोगवा ध्वनियाँ कौन कौन सी है? 2। ठीक, और उसके बाद क्या देखा हमने? उत्क्षिप्त। क्या देखा दोस्तों? उत्क्षिप्त। बताइए कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। यही पढ़ा। स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े, संयुक्त व्यंजन पढ़े, अयोगवा पढ़े, उत्क्षिप्त पढ़े। आइए कि कितने होते हैं? कितने होते हैं? कुल कितने हो जाएंगे? 11 और 33 44। 44 4 48। 48 2 50 और 2 कितने हो जाएंगे? 52। ठीक, तो वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52। कुल कितने हैं? वर्णमाला में जो कुल वर्ण हैं वो कितने हो जाएंगे? 52। अब वो किस आधार पर प्रश्न पूछता है और विकल्प में क्या क्या ऑप्शन है, इसका निर्णय आप ही को करना होगा। यदि पूछ लिया जाए वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, यदि ऑप्शन में 52 है तो फिर आपका जवाब क्या हो जाएगा? 52। यदि वो यही पूछ लेता है कि ऑप्शन में 52 नहीं है, 48 भी नहीं है और 44 ही हो, तो फिर आपका जवाब क्या हो जाएगा? 44। क्या हो जाएगा? 44। ऑप्शन में जो उत्तर दिया है, जो आंसर दिए हैं, आप उन्हीं के ऊपर सोचे समझे किस प्रकार का इस प्रश्न का उत्तर निकल सकता है। ठीक, अधिकतम वर्णों की संख्या हमने कितनी पढ़ी थी? 52, और हमने 52 पढ़े भी हैं। इस तरह से 52 वर्ण हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे वर्ण और वर्णों से जितने भी प्रश्न बनने की संभावना हो सकती थी, जितना हम पढ़ सकते थे हमारे स्तर पर, हमने कोशिश की है अच्छे से अच्छे आपको समझाने की। ठीक है दोस्तों,
तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। स्वस्थ रहना, मस्त रहना, खुश रहना, खूब पढ़ना और आगे बढ़ना। ठीक है दोस्तों।